नमस्कार। तारीख 28 नवंबर, दिन बृहस्पतिवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ मानसी दास। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच हुए युद्ध विराम का आज है दूसरा दिन। एक तरफ उम्मीद तो एक तरफ बनी हुई है आशंका। ההפרה בוודאי תהיה, בין אם זה יהיה בשבועיים הקרובים, בשנתיים הבאים וב10 שנים הבאות. हिजबुल्लाह बोला, युद्ध विराम इसराइल की जीत नहीं। वहीं इसराइल ने कहा, युद्ध विराम के उल्लंघन की किसी भी घटना का दिया जाएगा जवाब। בשבועות הקרובים אנחנו נעצב מחדש את מרחב ההגנה וההבטחה וניישם את הלקחים מהעבר. युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी क्यों मंडरा रहे हैं आशंकाओं के बादल, करेंगे विश्लेषण। बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा का क्या है पूरा मामला। ये सच है कि मैं अपने देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। सब जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए मानसी दास से। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर कई हमले किए हैं और यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बनाया है, जिसके बाद यूक्रेन में लाखों लोग बिना बिजली रहने को मजबूर हो गए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार हमलों में यूक्रेन की कम से कम 12 जगहों को निशाना बनाया गया है और इनमें से कई पश्चिम की तरफ हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमले में करीब 100 ड्रोन्स और 90 से अधिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और कुछ हमलों में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बैठक के लिए कजाकिस्तान के अस्ताना में हैं। उन्होंने कहा, Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар. राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, बीती रात हमने यूक्रेन पर एक हमले में करीब 90 मिसाइलें दागी और 100 ड्रोन छोड़े। हमने 17 ठिकानों को निशाना बनाया। ये सैन्य ठिकाने, सेना की फैक्ट्रियां और दूसरे सपोर्ट सिस्टम थे। मैं दोहराना चाहता हूं कि अमेरिकी एटकैम मिसाइलों से रूस की ज़मीन पर जो हमले किए जा रहे हैं, ये उसका जवाब है। मैंने पहले भी कहा था कि हम पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सरकार ने विपक्षी पीटीआई के समर्थकों के इस आरोप को खारिज किया है कि इस सप्ताह इस्लामाबाद में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गोलियां चली थीं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इन खबरों को फर्जी बताया है। पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कहा है कि प्रदर्शनों के दौरान गोली लगने से कम 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेवानिवृत्त जनरल कीथ केलॉग को यूक्रेन और रूस के लिए अपना विशेष दूत चुना है। उनका काम ट्रंप के चुनावी वादे को लागू करना होगा, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म करने की बात कही गई थी। इस साल की शुरुआत में जनरल केलॉग ने एक शोध पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भविष्य में यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद इस बात पर आधारित होनी चाहिए कि वो शांति वार्ता में हिस्सा लेता है या नहीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि चीन के साथ हुई कैदियों की अदला बदली में 3 अमेरिकी नागरिकों को वापस लाया गया है। अमेरिका का कहना है कि इन तीनों को गलत आरोप में कैद किया गया था। चीन ने भी इस खबर की पुष्टि की है और कहा है कि 3 अमेरिकियों के बदले 3 चीनी नागरिकों को छुड़ाया गया है। चीन में गलत तरीके से कैद किए गए लोगों की रिहाई के लिए काम करने वाली संस्था दुईहुआ के मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉन कैम ने कहा कि इस कदम के जरिए चीन अमेरिका के नए राष्ट्रपति को संदेश देना चाहता है। I think it's a message. Thanks and farewell to Joe Biden. जॉन कैम कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक संदेश है जो बाइडेन को शुक्रिया कहने, उन्हें विदा देने का। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक संदेश है। चीन ये कहना चाहता है कि अगर आप सही पत्ते खेलेंगे तो हम समझौते कर सकते हैं और जहां संभव हो कुछ हद तक छूट दे सकते हैं। चीन में केवल अमेरिकी नहीं बल्कि हजारों राजनीतिक बंदी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हम और भी कैदियों को आज़ाद होता देखेंगे। रूसी और सीरियाई लड़ाकू विमानों ने तुर्की की सीमा से सटे उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में भीषण बमबारी की है। विद्रोहियों ने इदलिब के पास अपना गढ़ माने जाने वाले इलाके से अचानक एलेप्पो प्रांत में हमले किए थे। मिल रही खबरों के अनुसार बीते कुछ सालों में ये भीषण हमला था और विद्रोहियों ने दर्जनों शहरों और गांवों पर कब्जा कर लिया था। युद्ध पर नजर रखने वाले एक समूह का कहना था कि अब तक इन हमलों में 130 से अधिक लोगों की मौत हुई है।
तो आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मानसी, कल के पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे कि इसराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध विराम अब लागू हो चुका है। लेबनान में दक्षिण की ओर लोग वापस अपने अपने घरों की ओर जाने लगे हैं। युद्ध विराम का आज दूसरा दिन है और अब तक मिल रही खबरों के मुताबिक युद्ध विराम मामूली उल्लंघनों के बावजूद काफी हद तक ये कामयाब है। आज के पॉडकास्ट में हम इस युद्ध विराम के बाद दोनों ओर की तस्वीरें बयान करेंगे, यानी लेबनान की बात होगी और साथ ही इसराइल की बात भी होगी। तो पहले बात करते हैं लेबनान की। सबसे पहले सुनते हैं कि लेबनान के बेरूत के आम लोग इस युद्ध विराम को लेकर क्या कह रहे हैं। We saw people feeling all kind of emotions, happy, sad, worried about what's next. लाइन कह रही हैं, हमने लोगों को हर तरह की भावनाएं महसूस करते देखा। खुशी, दुख, आगे क्या होगा इस बारे में हमें चिंता है। आप अभी सड़कों पर लोगों से भरी कारें देख रहे हैं। हर कार में लगभग 10 लोग दिख रहे हैं। कार में गद्दे, कुर्सियां, सूटकेस सब कुछ हैं। ये लोग दक्षिण की तरफ जा रहे हैं और ये देखकर अच्छा लग रहा है। On one hand, there's this sense of relief knowing that for now the bombing has stopped. लिया कहती हैं, एक तरह की राहत महसूस होती है कि बम धमाके रुक गए हैं और लोग आखिरकार दक्षिण की तरफ घरों को जा रहे हैं। वो सांस ले सकते हैं। लेकिन फिर बीते 2 महीनों में जो त्रासदी हमने झेली है, हम वो भुला नहीं सकते। यहाँ होने का मतलब था बार बार चेतावनी, ड्रोन की आवाज़, लड़ाकू विमानों की आवाज़ और तनाव। तो हमने लेबनान में लोगों की आवाजें सुन ली, अब बारी है इसराइल की। तो अब सुनते हैं कि इसराइल के तेल अवीव में आम लोग क्या कह रहे हैं। רגשות מעורבים, כן, כי מצד אחד זה גם למילואימניקים וגם לתושבי הצפון। और गोवार्ड कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से रिजर्व सैनिकों और उत्तरी इसराइल के लोगों के लिए अच्छा है, ताकि उन्हें कुछ चैन मिले, आराम मिले। जो हो रहा है उससे सभी लोग काफी थक चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर ये फैसला बताता है कि शांति टिकाऊ नहीं है और हो सकता है कि स्थितियां पहले जैसी हो जाए। לא, הפרה בוודאי תהיה. בין אם זה יהיה בשבועיים הקרובים, בשנתיים הבאים, ב10 שנים הבאות. हेन डोराट कह रहे हैं कि युद्ध विराम का उल्लंघन जरूर होगा, 2 हफ्ते में ही हो या फिर 2 साल में हो या फिर 10 साल में हो। सवाल यह है कि उल्लंघन हुआ तो इसराइल की सरकार या फिर भविष्य में इसके नेता क्या करेंगे। तो एक और लेबनान में लोग राहत की सांस ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल में लोग राहत की सांस तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें आशंका है कि ये युद्ध का अंत नहीं है। बेरूत से दक्षिण की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर भारी तादाद में गाड़ियां नजर आ रही हैं और कुछ कारों के ऊपर हिजबुल्लाह के झंडे और जो पूर्व नेता जिनकी मौत हो चुकी है हसन नसरल्लाह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कल जब इस पॉडकास्ट में हम युद्ध विराम की बात कर रहे थे तब तक हिजबुल्लाह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन अब एक रिएक्शन आया है। और हिजबुल्लाह ने क्या कहा है? हिजबुल्लाह ने कहा है कि इस्राएली सेना के लेबनान की सीमा से पीछे हटने को वो मॉनिटर करेगा और ट्रिगर पर उसके हाथ रहेंगे। वहीं लेबनान की संसद में हिजबुल्लाह के सदस्य इब्राहिम अल मुसावी ने बीबीसी से कहा कि युद्ध विराम पर राजी होने का मतलब इस्राइल की जीत नहीं है। इब्राहिम अल मुसावी कह रहे हैं कि इसराइल ने जब ये युद्ध शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि वो हिजबुल्लाह को कुचलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो उत्तरी फलस्तीन के कब्जे वाले इलाकों में बसने वालों को बलपूर्वक वापस लाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। आप जो देख रहे हैं वो परिणाम है। मैं मानता हूं कि ये आपको बहुत कुछ बताता है। वहीं मोहन, लेबनान के आर्थिक मामलों के मंत्री अमीन सलाम ने कहा है कि युद्ध से लेबनान को भारी नुकसान हुआ है और सरकार ये चाहती है कि अब उसका ध्यान जो है वो अर्थव्यवस्था पर लगाया जाए। The biggest challenge now will be if we maintain अमीन सलाम कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि अगर हम युद्ध विराम के इस चरण को सफलतापूर्वक पार कर शांति प्रक्रिया में शामिल हो सके तो हमारा अगला काम हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर होगा। इसके लिए हमें बड़े अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत होगी। इससे हम अकेले बाहर निकलें ऐसा कोई तरीका नहीं। हमें मदद चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी अरब देश, अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसे सभी बड़े देश हमारी अर्थव्यवस्था के लिए समर्थन दें और देश के पुनर्निर्माण में शामिल हो जाए। तो लेबनान की चिंता है कि अर्थव्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। और वहीं अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल ने लेबनान के नागरिकों से कहा है कि वो इसराइली सीमा से सटे कुछ गांवों में अभी ना लौटें, क्योंकि युद्ध विराम चरणों में होगा और सभी जगहें अभी सुरक्षित नहीं हैं। आपको इसराइली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी का बयान सुनवाते हैं। युद्ध विराम के एक दिन बाद उन्होंने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में इसराइली सेना तैनात रहेगी ताकि युद्ध विराम के उल्लंघन की किसी भी घटना का जवाब दिया जा सके।
בשבועות הקרובים אנחנו נעצב מחדש את מרחב ההגנה डैनियल हगारी कह रहे हैं कि पूरा दिन हमारे सैनिक युद्ध विराम की शर्तों को लागू करने का काम करते रहे। उन्होंने प्रतिबंधित जगहों पर आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। जहां जरूरत पड़ी चेतावनी के लिए गोलियां चलाई गईं। आज हमने आतंकवादी को भी मारा है। लेबनान की सीमा से सटा इसराइल का इलाका युद्ध की शुरुआत के वक्त से ही खाली करा लिया गया था और यहाँ रहने वाले करीब 60,000 लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने घरों को लौट सकें, लेकिन उन्हें संघर्ष फिर से छिड़ने का डर है। अभी तेल अवीव के लोगों की जो आवाज़ें हमने सुनी उसमें लोग ये आशंका भी जता रहे थे। यहाँ पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसराइल में लोगों की आशंका की हम बात कर रहे थे कि कहीं संघर्ष दोबारा ना छिड़े, लेकिन ये आशंका है क्यों और इतनी बड़ी? जी बिल्कुल, ये आशंका जो है ये बिल्कुल जायज है। अगर आप गौर करें तो दक्षिणी लेबनान का ये जो इलाका है ये हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है और वहाँ की जो शिया बहुल आबादी है वो दरअसल हिजबुल्लाह के नेटवर्क पर ही बहुत किसी हद तक जो पूरी आबादी है वो निर्भर थी। या तो वो उनके प्रशासनिक जो नेटवर्क था उस पर या फिर वहाँ उनकी जो फौज थी उसमें लोग काम कर रहे थे। तो ज्यादातर वहाँ पर जो भी गतिविधियां थी वो हिजबुल्लाह के ही इर्द गिर्द थी और ज्यादातर जो आबादी जो है वो हिजबुल्लाह के समर्थक थे। तो अगर आप गौर करें कि कल जब लोग लौट रहे थे तो वहां पर बहुत सारी गाड़ियों पर जो है हिजबुल्लाह के झंडे देखे गए, हसन नसरल्लाह की तस्वीर देखी गई और लोग जो है वो लौटने के बाद वो रातों रात तो अपने एलिजेंस को बदल नहीं लेंगे। तो वहां पर जो लोग लौट रहे हैं अगर वो हिजबुल्लाह के मानने की वो कारकुन नहीं भी है तो हिजबुल्लाह के किसी न किसी तरह से ज्यादातर लोग जो है वो समर्थक हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इसराइल की ही बात माने तो जो हिजबुल्लाह की जो फौज थी उसकी संख्या तकरीबन 80,000 से 1 लाख बताई जा रही थी कि उसमें उतने सारे लोग जो है वो काम कर रहे थे। अगर इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसके अनुसार तकरीबन 4,000 जो है जो लड़ाके हैं वो मारे गए हैं हिजबुल्लाह के। तो अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जो है हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं वो बचे हुए हैं और उसके पास हथियारों का भी बहुत बड़ा जखीरा था। इसराइल का दावा है कि तकरीबन 50% जो हथियारों का जखीरा था वो उसने तबाह कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। तो भी अभी भी उनके पास बहुत सारा जो है हथियार अभी भी मौजूद है। माना जाए तो अगर गौर करें तो पिछले 1 हफ्ते के दौरान ठीक संघर्ष विराम के पहले वहां से तकरीबन हर रोज 200 रॉकेट और कई सारे ड्रोन्स के हमले जो हैं वो लगातार हो रहे थे। तो ये साफ संकेत है कि उनके पास अभी भी बहुत सारा हथियार जो बचा हुआ है, अभी भी बहुत सारा हथियार बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो कि ट्रेनिंग ही उन्हें मिली थी लड़ने के लिए, वो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, वो अभी बचे हुए हैं। भले ही उनका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो ढह गया एक तरह से और बहुत सारा उनके पास अभी भी हथियार बचा हुआ है। तो ऐसे में जो संघर्ष विराम को लेकर के जो समझौता हुआ है उसमें इसराइल और अमेरिका जो है वो काफी हद तक निर्भर है लेबनीज आर्मी पर। और जो लेबनान की जो सेना है वो हिजबुल्लाह की सेना के सामने काफी कमजोर थी, ये सभी को पता था, उनकी बिल्कुल नहीं चलती थी। और इसी वजह से पिछले 2006 के बाद लेबनीज आर्मी को ये जो जिम्मेदारी है वो तब भी दी गई थी और वो उसको लेकर के कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं पाए। तो अब वो कहाँ तक सफल होंगे इसको लेकर के जो है लोगों में आशंका है। और दूसरी बात, ये जो सारे अभी भी उनके जो लड़ाके बचे हुए हैं और वो जो सारा हथियार बचा हुआ है उसका क्या होगा, उसको लेकर के जब तक इन सारे लोगों को लेकर जो है किसी तरह का कोई और ऐसा प्रबंध नहीं होता है, कोई ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं ढूंढा जाता है और लेबनीज आर्मी सही तरीके से वहां पर जो है नियंत्रण नहीं लेती है जगह का, तो ये संघर्ष विराम जो है ये कहां तक सफल हो पाएगा, इसको लेकर के सवालिया निशान। हरेंद्र, आज संघर्ष विराम का दूसरा दिन है, लेकिन इस बीच डैनियल हगारी का हमने आपको बयान सुनाया कि अगर ज़रा सा भी उल्लंघन हुआ और इस मामले में मतलब इसराइल की जो सेना है उसके पास उसका ये कहना है कि अगर कुछ हुआ तो हम फिर से उस काम को करेंगे। तो ये जो एक धमकी है, जो एक चेतावनी है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, आज भी वहां पर कुछ झड़पें हुई हैं। मतलब न सिर्फ ये चेतावनी दी गई है बल्कि एक ड्रोन हमला भी इस्राएली फौज की तरफ से किया गया है दक्षिणी बेरूत में, जहां पर कि कहा जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह के कुछ जो कारकुन हैं वो तैयारी कर रहे थे कुछ ऐसा करने का, हमला करने का। और वहां पर इस्राएली फौज जो मौजूद है तो वहां भी जो
फौजी वहां पर इजरायली मौजूद हैं, उनके भी हताहत होने का खतरा है। जिस तरह से वहां पर बड़ी तादाद में लोग लौट रहे हैं और अगर उस तरह का कोई हमला उनके खिलाफ किया जाता है तो जाहिर है कि एक भय का माहौल इस तरफ भी बना हुआ है और माना ये जा रहा है कि वहां पर नियंत्रण बनाए रखना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह से कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो लौट रहे हैं। लेबनीज आर्मी जो है, लेबनान की सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो इस बार जो है नियंत्रण वहां पर बनाए, लेकिन अभी तक इस तरह के कोई जो है साफ संकेत नहीं नजर आ रहे हैं कि वो नियंत्रण बनाने में कामयाब हो रहे हैं। हरेंद्र, पॉडकास्ट में बने रहिएगा, हम आपके पास वापस लौटने वाले हैं। युद्ध विराम के इस समझौते पर मोहन संयुक्त राष्ट्र ने भी खुशी जताई है और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में शांति आ सकेगी। वहीं इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच बातचीत में मध्यस्थता कर रहे अमेरिका के विशेष दूत अमोस हॉक्स्टीन, जिन्होंने बीबीसी से बात की और बताया कि युद्ध विराम की बात हुई कैसे और आखिरकार सहमति तक कैसे पहुंचा गया। कुछ हफ्ते पहले हमने इसराइल और लेबनान के नेताओं के साथ बैठकर फैसला लिया कि युद्ध विराम का सही वक्त आ चुका है। आपके पास हमेशा कोई ना कोई छोटा बड़ा दुश्मन होगा जिसे आप खत्म करना चाहेंगे, हमेशा कोई ना कोई इलाका, जगह, गांव जिस पर आप अपना कब्जा जमाना चाहेंगे, लेकिन कभी ना कभी आपको युद्ध के मैदान में मिली अपनी कामयाबियों को लेकर एक व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो आपकी अपनी सेना में मारे जाने वालों की, घायल होने वाले लोगों की तादाद बढ़ेगी, आपका अपना नुकसान होगा। और इसराइल का उद्देश्य हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना बिल्कुल नहीं था। तो ये थे अमेरिका के विशेष दूत अमोस हॉक्स्टीन के शब्द। इन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, सेना में हताहतों की संख्या, और दूसरा, इसराइल का उद्देश्य हिजबुल्लाह को खत्म करना नहीं था। पॉडकास्ट में हमारे साथ बने हुए हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमोस हॉक्स्टीन को आपने सुना, उन्होंने कहा युद्ध जारी रहा तो सेना में हताहतों की संख्या बढ़ेगी। इस बारे में बताएं कि इसराइल के लिए ये मुश्किल कितनी बड़ी है। देखिए, जो नेतन्याहू, प्रधानमंत्री नेतन्याहू का जो भाषण आया संघर्ष विराम के समय, जब उन्होंने उसका ऐलान किया और उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि ये इसराइल के हित में है, उसको लेकर के यहाँ काफी चर्चा रही, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उसको लेकर के काफी चर्चा रही। लेकिन एक बात जो है जिस पर अगर गौर करें, जिस पर बहुत ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया है, उसमें उन्होंने ये साफ संकेत दिया कि इसराइल के पास हथियारों की कमी हो रही है और जो सप्लाईज हैं वो कम पड़ रहे हैं। उनको और यहाँ पे इसराइल के दो फ्रंट खुले हुए थे, गजा का भी फ्रंट खुला हुआ है और दूसरी तरफ जो है हिजबुल्लाह का फ्रंट खुला हुआ है। लेकिन एक और बात उन्होंने जो कही वो बहुत ही अहम बात थी, वो थी कि फौजी जो हैं वो उनमें फटीग आ रहा है। उन्होंने इतना ही कह करके छोड़ दिया, लेकिन अगर गौर करें कि क्या वाकई में चल रहा है, तो जब ये जंग शुरू हुई अक्टूबर 7 के हमले के बाद, उस दौरान जो है यहाँ पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो फौज में दाखिल होने के लिए वो आगे आए। उन्होंने वॉलंटियर किया, बहुत सारे रिजर्विस्ट जो हैं वो सामने आए और फौज को जितने लोगों की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा लोग जो हैं वो इस तरह के रिक्रूटमेंट सेंटर्स पर जो है नजर आए और उनको ऐसा लगा कि जैसे ये अस्तित्व की लड़ाई है और इसमें सभी को हिस्सा लेना होगा। तो उस समय बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो हिस्सा लेने के लिए सामने आए थे। लेकिन धीरे धीरे ये जैसे जंग आगे बढ़ती गई और अब जब 14 महीने बीत गए तो देखा ये गया कि लोग जो हैं वो लड़ने के लिए जो है उस तरह से तैयार नहीं है जिस तरह से पहले उनमें जो एक उत्साह देखा जा रहा था, वो उत्साह की कमी रही है। और माना ये जा रहा है कि अभी जितने लोगों की जरूरत है उससे कहीं कम लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, वो जो है वो उस तरह का उत्साह दिखा रहे हैं। और ऐसे में अगर इसी तरह से चीज चलती रही और उसके साथ साथ अंदरूनी बहुत सारे मतभेद हैं इसको लेकर के, तो इसमें बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे मतभेद हैं और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बहुत सारे तर्क हैं, जो कि इसराइल भी उसने सोचा होगा कि आखिरकार हम युद्ध विराम की ओर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्र आपका। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchohindi.com पर। आप हमें
व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं पॉडकास्ट के दूसरे पड़ाव की तरफ। भारत का पड़ोसी बांग्लादेश इस सप्ताह खबरों में बना हुआ है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति को लेकर खबरें मीडिया में चल रही हैं। 2 दिन पहले बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां भीषण विरोध प्रदर्शन हुए और उनमें एक स्थानीय वकील की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हिंसा और हत्या के आरोप में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सांप्रदायिक आतंकी कहा। वहीं भारत ने बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। लेकिन ताज़ा हालात को लेकर बांग्लादेश के लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है? बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ने इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की। चिन्मय कृष्णदास, ये नाम शायद आपने न सुना हो, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में ये नाम मायने रखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय जिसने हिंसा की घटनाओं को देखा है, उनके लिए ये नाम अब एक प्रतीक बन चुका है विरोध का। लेकिन चिन्मय कृष्णदास की हाल ही में हुई गिरफ्तारी के बाद वहां फिर से हिंसा की घटनाएं हुई हैं और उस हिंसा में अब तक एक मौत भी हुई है। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि इस मोड़ पर बांग्लादेश का अल्पसंख्यक समुदाय क्या सोच रहा है, वहां का समाज और वहां की सरकार क्या सोच रही है, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को आगे किस दिशा में देख रहे हैं लोग बांग्लादेश से। तो शुरू करते हैं इस सवाल से कि अल्पसंख्यक समुदाय से आए एक आम बांग्लादेशी नागरिक की जिंदगी अब कैसी है। अपना नाम न बताने की शर्त पर एक छात्रा ने हमसे बात की। जहां हिंसा फिर हुई है उसी शहर चटगांव में वे रहती हैं। Actually, at this moment, I don't feel that secure in my country. ये सच है कि मैं अपने देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। सब जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। घर से बाहर जाती हूँ तो माँ बाप तुरंत कहते हैं शाम होने से पहले वापस आ जाना। हम हिंदू लड़कियां यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। एक और बात, पहले भी हमारे साथ भेदभाव होता था, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही बढ़कर हो रहा है। हफ्ते की शुरुआत में चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं। मंगलवार को चटगांव के कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों पर पुलिस को रोकने और हिंसा के आरोप लगे। कई जगहों पर उनके समर्थकों पर हमले भी हुए। चटगांव में फिलहाल पुलिस ने कत्ल के आरोप में और हिंसा के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अल्पसंख्यक समुदाय के नेता इस पूरे घटनाक्रम से नाराज हैं। मोनिंद्र कुमार नाथ एक ऐसे ही नेता हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी फिर अगले दिन सुबह अदालत लाना, हम लोग गंभीर रूप से इसकी निंदा करते हैं। वो वंचित लोगों के अधिकारों के लिए और सनातनी लोगों को जागृत करने के लिए लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, खासतौर से इस साल जुलाई-अगस्त से। हमें लगता है कि इस तरह से हमारे मुद्दों को उठाने और अभिव्यक्ति के अधिकारों को खत्म करने के लिए ही ये सब हो रहा है। जो घटना हुई है उस पर विचार होना चाहिए, दोषी को चिन्हित किया जाए, यही हम सब चाहते हैं। हमने इस देश में सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों में समानता, समान अधिकार की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि अब हम लोगों को सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। बांग्लादेश सरकार ने हिंसा का हवाला देते हुए कड़े कदम उठाने की बात की है। हमने वहां के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजर नाहिद इस्लाम के ट्वीट भी देखे, जहां जिन्होंने ये हिंसा की है उनको एक सांप्रदायिक आतंकवादी उन्होंने घोषित किया है। हालात अब सुधरें, इसके लिए वहां की सरकार क्या कर रही है, ये सवाल हमने शफीकुल आलम से पूछा, जो बांग्लादेश सरकार के प्रेस सचिव हैं। हमने प्रभावित इलाकों में सिक्योरिटी को और टाइट किया है। हम ये नहीं मानते कि ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है। यहाँ समाज के नेताओं ने, राजनीतिक नेताओं ने और सभी दलों ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। हाँ, कहीं कहीं पर तनाव है, हम मना नहीं कर रहे। ये कहना सरासर गलत होगा कि हम अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने किसी को नहीं रोका कुछ कहने से या फिर प्रदर्शन करने से। विश्लेषक मानते हैं कि चुनौतियां अब भी हैं, लेकिन बदलाव किए जा रहे हैं। ढाका में स्थित अशरफ कैसर एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बेहतर तरीके से समझे जाने की जरूरत थी और शुरुआत में ये नहीं हुआ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सरकार इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रही है। जमीनी स्तर पर भी यह देखा जा रहा है। जहाँ तक बात बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की है, सरकार उस पर ईमानदारी से कदम उठा रही है, लेकिन मामला अब भी पूरी तरह सुलझा नहीं है, क्योंकि यहाँ की कानून प्रणाली की इमारत अंदर से खोखली हो चुकी थी
अब भी जिस तरीके से इन्हें काम करना चाहिए, जिस तरीके से लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ऐसा होते नजर नहीं आ रहा। अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। तब से अब तक हिंसा को देखते हुए भारत ने कई बार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की बात को रखा है। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में इसका जिक्र किया था। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूँ। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहाँ हिंदू, वहाँ के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत के इस हफ्ते के बयान में पहले हुई हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने और चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी भी नजर आई। बांग्लादेश सरकार ने जवाब में कहा है कि वे भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर भारत गलतफहमी का शिकार है। प्रेस सचिव शफीकुल आलम बताते हैं, भारत हमारा पड़ोसी देश है, तो जाहिर है कि भारत से रिश्ते बेहतर हों, ये हमारी प्राथमिकता है। तभी तो जब हमारे मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी तो ये भी कहा था कि भारत के सभी पत्रकारों का बांग्लादेश में स्वागत है, वो यहाँ आ सकते हैं, हालात देख सकते हैं, हम किसी को नहीं रोकेंगे। क्या किया जाए ताकि दोनों देशों के रिश्ते ठीक हो सके? अशरफ कैसर बताते हैं, अगर मैं बांग्लादेश के नजरिए से देखता हूं तो ऐसा लगता है कि भारत हर चीज पर नजर रखकर बैठा है, चाहे जितनी भी छोटी बात क्यों न हो। और अगर दोनों देश छोटे छोटे मामलों में, खास तौर से सांप्रदायिक मामलों में दखल देते रहेंगे तो रिश्ते कैसे सुधरेंगे? तो ये थी जुगल पुरोहित की रिपोर्ट और इसमें उन तमाम सवालों को समझने की कोशिश की गई थी और जानने की कोशिश की गई थी कि आखिरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदुओं की स्थिति क्या है। मानसी, कभी आपने सुना है कि किसी ने तेज दर्द की शिकायत की और जांच के बाद पता चला हो कि उन्हें पथरी है? बिल्कुल, ये आम है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक कई मामलों में ये जो है ये पथरी जानलेवा भी हो सकती है। ये पथरी गॉल ब्लैडर में हो सकती है या फिर किडनी में। तो आज बात गॉल ब्लैडर और किडनी के स्टोन्स की, और किस हालत में ये आपके सेहत के लिए खतरनाक है। जो फिट जिंदगी है उसकी आज की कड़ी सुमरनप्रीत कौर से समझते हैं। शुरुआत गॉल ब्लैडर से करते हैं। गॉल ब्लैडर लिवर, पैंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आंत से मेडिकल भाषा में डक्ट्स या ट्यूब्स के जरिए जुड़ा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने के कोई लक्षण या सिम्टम्स ही नहीं होते हैं और ज्यादातर मामलों में ये आंत के माध्यम से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये स्टोन्स निकल नहीं पाते, बड़े होने लगते हैं तो दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक यदि पथरी थोड़ी बड़ी हो और बाइल डक्ट्स यानी बाकी के ऑर्गन से जोड़ने वाले ट्यूब्स या कनाल्स में फंस जाए, उसे ब्लॉक कर दे तो दिक्कत हो सकती है। इससे सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद इससे इन्फेक्शन हो सकता है और फिर पैदा होती हैं समस्याएं। डॉक्टर बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपके गॉल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियास में हो सकती हैं। इन्फ्लेमेशन के कारण जो इन्फेक्शन होता है वो खून में भी जा सकता है। इससे या तो सेप्सिस हो सकता है या तो पीलिया हो सकता है। अगर ये शरीर में फैल जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के गैस्ट्रोसाइंसेस के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अमरेंद्र सिंह पुरी का कहना है कि उनके सामने लगभग रोज ऐसे मामले आते हैं जहां पथरी डक्ट्स में फंस जाती है, इन्फेक्शन फैल जाता है और बात जान पर बनाती है। भारत उन 5 देशों में से है जहां गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या सबसे ज्यादा है। वो कहते हैं कि अगर कोई भी दर्द उठे तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। डॉक्टर पुरी बताते हैं कि अगर गॉल स्टोन थोड़ी बड़ी है तो उसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। पेट के बीच या दाहिने भाग में जोर का दर्द, कंधे में दर्द। कई बार ये दर्द एक ही बार आता है और उसके बाद दोबारा कई सप्ताह या महीने बाद ही आता है, तो इस गैप को नजरअंदाज मत कीजिए। डॉक्टर्स आगाह करते हैं कि अगर इसको नजरअंदाज किया तो कुछ मामलों में गॉल ब्लैडर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। अब बात किडनी स्टोन्स की। दुनिया में 10 में से 1 व्यक्ति को किडनी में पथरी यानी किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। बहुत छोटी पथरी के कोई लक्षण नहीं होते और वो कई बार शरीर से निकल जाते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रकाशन के मुताबिक जब किडनी स्टोन्स कहीं फंस जाते हैं तो दिक्कत होती है। ये कहीं भी फंस सकते हैं, चाहे किडनी हो, ब्लैडर हो, किडनी को ब्लैडर से जोड़ने वाली पतली ट्यूब यूरेटर हो या ब्लैडर से शरीर के वेस्ट को बाहर निकालने वाली ट्यूब यूरेथ्रा हो। बड़ी पथरी के लक्षण होते हैं जैसे पेट या कमर में दर्द। ये दर्द आता जाता रहता है, बुखार आता है, पसीना आ सकता है, बार बार पेशाब आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है।
दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार के मुताबिक इसकी वजह से जो दर्द उठता है इंसान उसको भूल नहीं सकता है। जैसे अगर ये स्टोन फंस गया यूरेटर में, उसकी वजह से किडनी में स्वेलिंग आ गई है, उसको हम मेडिकल टर्म में हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, और उसमें पस पड़ गया, तो वो जो इन्फेक्शन होता है किडनी का इन्फेक्शन होता है, और अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, सेप्टिसीमिया जिसको बोलते हैं, और सेप्सिस कैन लीड टू डेथ। पेशेंट सपोज कहीं बहुत दूर रहता है, विलेज में रहता है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, छोटा मोटा दर्द हुआ, उसने अपने पास के डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगवा लिया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर धीरे धीरे उस किडनी में पस पड़कर वो किडनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, यू कैन से नॉन फंक्शनिंग हो जाती है। तो डॉक्टर मनोज कहते हैं पानी जरूर पीजिए, आप कैसा पानी पी रहे हैं वो देखिए, अपनी डाइट को देखिए, कहीं आप ज्यादा सोडियम तो नहीं ले रहे, सिट्रस फ्रूट्स खाइए, अगर एक बार पथरी हुई है तो लगभग 50% चांस है कि दोबारा हो, इसलिए सब डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि किसी भी तरह के दर्द को इग्नोर ना करें। फिट जिंदगी का अगर ये एपिसोड आप देखना चाहते हैं तो bbchindi.com के YouTube पेज पर उपलब्ध है। आज के इस न्यूज पॉडकास्ट पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल। तो मुझे और मोहनलाल को दे विदा। हमें सुनने का शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।